आज वैसे तो मैं हैंडबॉल एसोसिएशन जो हमारी हरियाणा की है उसके किसी कार्य से उसकी एजीएम मीटिंग को अटेंड करने के लिए जींद आया था, और उसके साथ साथ ऐसे शुभ अवसर पर जब जींद आना हुआ तो अपने परिवारजनों से भी आज सबसे मिलना हुआ। कार्यकर्ताओं की भी एक मीटिंग हमने बुला ली, सबसे चर्चा होगी, भविष्य में कैसे क्षेत्र के मुद्दों को उठा करके आगे बढ़ाना है उस पर भी चर्चा होगी। और इसके साथ साथ नई जिम्मेवारियां पार्टी ने सुपुर्द की है। जोरा सिंह जी को फिर से प्रधान बनाया, बड़े हमारे मजबूत पार्टी के सिपाही हैं, और मैं इनको बधाई देते हुए ये कहूँगा कि जींद के अंदर फिर से पार्टी को चार चांद लगे। और रहा हूँ बची हुई कार्यकारिणियों का भी निर्णय जल्दी कर लेगी। जैसे बाहें फैलाकर पंख फैलाते हैं, और उस पंख को फैलाने का हर विंग को मजबूत करने का सही समय है। युवा इकाई हो, इंसो हो, हमारी किसान इकाई हो, हमारी बैकवर्ड की हो, एससी की इकाई हो, बहुत जल्द सारा पार्टी फैसला कर लेगी। और उसके बाद पूरे प्रदेश भर के अंदर हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है प्रदेश का दौरा करेंगे। सभी 90 विधानसभाओं में जाकर के लोगों से रूबरू होंगे, लोगों का सुख दुख जानेंगे, और प्रदेश की जो मूलभूत जरूरियात की जो आज की समस्याएं हैं सरकार के सामने उसको मुद्दा बनाकर उठाएंगे। इसके साथ साथ एक पानी का बड़ा गंभीर विषय चल रहा है। भाखड़ा का जो पानी हमें मिलता है उसमें पंजाब ने कटौती कर दी, और अनप्रेसिडेंटेड तौर पर देखा जाए तो भगवंत मान जी ने सारी सीमाओं को लांघते हुए कानून को अपने हाथ में लेकर के भाखड़ा पर ताला लगा दिया, जो डैम पर वहाँ पर उसकी व्यवस्था है, और बंधक भी बढ़ा दिया कुछ लोगों को। तो ये हमारे संघीय ढांचे पर चोट है। ये केवल चोट जो है वो सिर्फ हरियाणा पंजाब की लड़ाई नहीं, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने पंजाब के लोगों को सदैव किसी भी संघर्ष में खीर खिलाई, उन्हें अपनी पलकों पर बिठाया, उन्हें अपना माना, और उन्होंने भी हमें अपना माना। मगर एक व्यक्ति की वजह से दोनों स्टेट्स के रिश्ते इस कदर बिगड़ जाएं, ये बहुत गलत है। इसलिए पानी का फैसला बहुत जल्द होना चाहिए, और हमारी पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है अगले 1-2 दिन के अंदर दोनों गवर्नर से मिलकर के उस पर ज्ञापन सौंपेंगे, और टाइमलाइन डिसाइड कर करके अगर उसमें टाइम फ्रेम में फैसला नहीं होता तो इस पर बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश भर में जो है वो शुरू करेंगे। क्योंकि पानी, देखिए, ये हमारी इंटीग्रिटी का मुद्दा है। पानी नहीं होगा तो भविष्य नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो किसान नहीं होगा, किसान नहीं होगा तो ये तो इस प्रदेश की तो जो जीडीपी है वो निर्भर ही कृषि पे है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा पानी हमें मिले, एक एक बूंद भाखड़ा का जो हमारा तय पानी है वो हमें मिले, और एसवाइएल का भी पानी, चाहे वो इस रूट से या उस रूट से कैसे भी हो, वो पानी हमें मिले। तो वो भी हमें भविष्य में देखना होगा। तो आज तो यही विषय थे, बाकी आपके जो प्रश्न होंगे आपसे उस पर वार्तालाप कर लेंगे। एमपी का मुद्दा है, इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव है कि हरियाणा पंजाब के जो किसान आंदोलन के टाइम पे एक हुए थे उनको दो फाड़ किया था? अनफॉर्चुनेट पीछे की कोई राजनीति आपको लगती है? राजनीति तो है ही जी। राजनीति नहीं होती तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत नहीं करता। जो उन्होंने किया वो मुझे उसमें गहरी साजिश की बू आती है। अब उसके पीछे कौन है ये तो समय आके पता चलेगा। क्या बीजेपी ऐसा करवा रही है या कोई और संकेत है? मगर ये बड़ा अचंभा होता है कि एक तरफ हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि हम अपना हक लेंगे पानी का, वहीं पंजाब के अंदर वही लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि एक बूंद भी हम पानी नहीं देंगे। क्या ये सवाल उठा रहा है हमारे प्रदेश की जनता के सामने कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये हरियाणा को अंधकार में धकेलना चाहती हैं? क्या भविष्य में पानी की इस लड़ाई के अंदर हमारे साथ दोगला स्टैंड रखना चाहती हैं? तो पानी की लड़ाई पर बजाय कि ये लोग बोलें, उससे पहले ये स्थिति स्पष्ट कर लें कि पंजाब में इनका अलग और हरियाणा में अलग स्टैंड क्यों है। तो ये बहुत अभी शायद हमें कम महसूस हो रहा है। आने वाले टाइम में अगर पानी की लड़ाई इसी तरह चलती रही, देखिए अब कह रहे हैं कि 21 को पानी छोड़ दिया जाएगा, 21 के बाद 21 से नया वो स्टार्ट हो जाएगा कैलेंडर ईयर का, मगर फिर समस्या आ जाएगी। ये तो 5-6 महीने बाद फिर खड़ी हो जाएगी समस्या। जब हमारा कोटा पूरा हो जाएगा उसके बाद पानी की लड़ाई तो फिर शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी? मैं ऐसा नहीं मानता। इस पर इन पार्टियों को सीरियसनेस से अपना एक स्टैंड क्लियर करना होगा, और जो हरियाणा का हक है उसको दिलवाना होगा। तो आपकी बात ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं कि इसके पीछे ये राजनीति से प्रेरित मामला है। तो सेंटर की क्या भूमिका मानते हैं? सेंटर की भूमिका, जब वो पंजाब में सेंटर वाले जाते हैं तो उनकी बात कह देते हैं, जब हमारे वाले लोगों से मिलते हैं तो हमारे पक्ष की बात कह देते हैं। वो इस गेंद को दोनों कोर्ट में धकेलना चाहते हैं और अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में है,
हमारा पानी का अधिकार हमें मिले। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के साथ जो एक कुठाराघात हो रहा है, मुझे ऐसा भी नजर आता है कि वहां पे आने वाले समय में चुनाव हमारे से पहले है, तो वहां के लोगों के सामने ये सभी पार्टियां, तीनों पार्टियां इसको चुनावी इशू में बनाना चाहती हैं, और हरियाणा उसकी कहीं भेंट ना चढ़ जाए, ऐसा हम नहीं। जी, मौजूदा दौर में देश के अंदर जो माहौल चला हुआ है हिंदू मुस्लिम उसे कितना खतरनाक मानते हैं? मैंने राजनीति है, क्या है ये सर? मैंने 3-4-5 दिन पहले एक बारी में पत्रकारों से जब मिल रहा था सिरसा में, तो मैंने ये विषय उठाया। किसी ने मेरे से यही बात पूछी जो आप पूछ रहे हैं। देखिए, आप डीएनए को नहीं बदल सकते। जब आपको एक कक्षा के अंदर, जैसे हम सवाल उठाते हैं मदरसों पर, जो देश के अंदर बड़ा आतंकवाद का एक वो बन जाता है। हमने देखा जहां पाकिस्तान के अंदर भी जो हमने अटैक किए, उसमें मदरसों के अंदर जाकर के वो ज्यादा इस तरह का टेररिज्म पनप रहा था। सो यहां पर जो हो रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर इनका डीएनए क्या है? इनका डीएनए है कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ। जहां पर वो स्थिति इनके काबू नहीं आई, वहां पर जाट को गैर जाट से लड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ। तो ये किसी भी हद तक चले जाएंगे। और ये उस कक्षा में पढ़ने वाले कुछ लोग तो अपनी जबान पर ताला लगा लेते हैं, एक्शन उनके वही हैं, और कुछ की जो मन की बात है जबान पे आ जाती है। अब जो सोफिया कुरैशी के बारे में कहा गया, उससे ज्यादा कमजोर बात नहीं हो सकती। तो ये हमारे देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि क्या हम उन लोगों के हाथ में, सत्ता तो हमने सौंप दी, मगर वो हमारी आने वाली नस्ल को किस ओर धकेल रहे हैं? प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की बजाय, काम की राजनीति करने की बजाय, वो लोग हमें सिर्फ और सिर्फ जाति पाति धर्म मजहब, भाई को भाई से लड़ाना, किसी ना किसी तरह अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस हाशिए पे हमें छोड़ना, ये चिंता का विषय। हरियाणा विधानसभा चुनाव कर लिया था, क्या कारण रहा कि आपने बीजेपी में दोनों ने 4.5 साल मिलकर राज चलाया? वो अल्पमत से 40 से लेकर वो 50 में पहुंच गया, आप 10 से 0 पर आ गए, क्या कारण मानते हैं? ये कारण यही है कि प्रदेश के अंदर जब हमने स्थायी सरकार देने का फैसला बीजेपी के साथ किया था, जिसमें ये भी विधायक थे, ढांडा साहब भी थे, हमारे 10 विधायक थे, 10 विधायक के दम पर हम सरकार नहीं बना सकते थे। तो हमने ये पहले फैसला किया, इन लोगों ने फैसला किया कि हमें कांग्रेस को ऑफर देना चाहिए। हमने कांग्रेस को ऑफर दिया, जिसको चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ठुकरा दिया था उस समय, क्योंकि वो कहते थे कि उनके पास जो है ना निर्दलियों का सहारा नहीं है। तो फिर अस्थायी व्यवस्था कायम हो रही थी। प्रदेश की जनता ने उस समय ये आवाज उठाई कि स्थायी व्यवस्था कायम की जाए, दोबारा चुनाव में मत धकेला जाए इस प्रदेश को। स्थायी व्यवस्था कायम करने के लिए दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में साझा किया। मुद्दों के आधार पर हम गए थे सरकार के अंदर, उन तमाम मुद्दों को हमने पूरा किया। लगभग मुद्दे कोई एक आधा रह भी गया होगा, उन पर हमने लड़ाई लड़ी और उन्हें पूरा किया। उसके पश्चात किसान आंदोलन का जब ये दौर आया, तो उसके अंदर वो जो गर्म हवा के थपेड़े थे वो हमें कुछ ज्यादा लगे, हमें नुकसान उसका ज्यादा हुआ, क्योंकि हम कृषि संबंधित पार्टी, इसको प्राइमरी माना जाता है, और उसका नुकसान होते होते फिर ये दौर आगे चला गया कि कांग्रेस ऑल्टरनेटिव के तौर पर खड़ी हो। कांग्रेस के नेतृत्व ने जाति पाति और क्षेत्रवाद की भेंट इस हरियाणा को चढ़ा दी। अब आप ये देखिए कि अगर वो जाति पाति के मामले में नहीं उलझाते चुनाव के उस समय में, तो क्या शैलजा जी को अलग किया जाता? क्या दूसरे नेताओं को वहां पर छोड़ा जाता? वो तो सिर्फ और सिर्फ बाप एंड बेटा कंपनी बनकर के रह गई थी, जिससे लोगों ने, जो कहते हैं ना कि जैसे हर माला में हर मोती को पिरोना पड़ता है तब जाकर के सरकारें बनती हैं या एक किया जाता है, उन लोगों को तो सिर्फ ये था कि मैं और मैं और मैं, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाई, और सिर्फ उनका क्षेत्रवाद का नारा जो है वो उनको ले बैठा। इसका बड़ा नुकसान हरियाणा को हुआ, हमें तो हुआ ही हुआ, मगर हमारे नुकसान होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब प्रदेश का नुकसान हुआ कि तीसरी बार जो है, जब जनता मन बना चुकी थी कि इन लोगों को हटाना है, फिर भी एक ऐसे समय पर दोबारा इन लोगों को 40 से आप जो कह रहे हो 50 ऐसी जगहों पर आने, मतलब दोबारा इनको स्टेबल होने का मौका मिल गया। तो अनफॉर्चुनेट है, मगर कोई बात नहीं, संघर्ष के पथ पर आग के दरिया में पार होकर जाना है, फिर लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा की जनता फिर खड़ी होगी। मगर कांग्रेस से हरियाणा की जनता का कहीं ना बैठने की जो बीजेपी के साथ जाता है वो खत्म हो जाता है, और भविष्य में क्या दोबारा फिर ऐसे मौके मिले बीजेपी के साथ बीजेपी की भी जाएगी?
नहीं, ये ऐसे मौके क्यों आए? हम अपने दम पर अपने पैरों पर खड़े हों, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। और हम जब चले थे, आपके यहीं से चले थे 2019 के अंदर, जींद से ये पार्टी खड़ी हुई चली, तब हमने अपने पैरों पर सस्टेन करने का जो है ना प्रयास किया था। तब हम कम समय में 6 महीनों में 10 सीटें जीत करके आए, 16-17% वोट लेकर के आए। हालात परिस्थितियां ऐसी बनी कि जो है स्थायी सरकार प्रदेश को देनी पड़ी। 4.5 साल हमने चलाई और जिन मुद्दों पर हम गए थे उन मुद्दों को पूरा किया। मगर मैंने जैसा कहा कि वो जो एक ऐसा बवंडर था उसके अंदर हमें ज्यादा नुकसान हुआ। नहीं, हरियाणा से बाहर भी हमने देखे, जो बीजेपी के साथ गया वो आ गया। इसको ये आकलन आप बेहतर कर सकते हैं, मगर मैं नकारात्मक दृष्टि से इसको नहीं देखता। हम प्रदेश की जनता का भला करने के लिए बीजेपी के साथ 4 साल शासन में रहे, हमने काम किया। आज हम शासन में नहीं है, हमारे विधायक नहीं है, हम फिर प्रयास करेंगे आगे। क्या उसमें विपक्ष में बैठते तो बेहतर नहीं रहता? ये इफ दैट बट हाइपोथेटिकल राजनीति के अंदर ये इन बातों का कोई जवाब नहीं देगा। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता, अगर दिन होता तो रात नहीं होती, ये इन बातों का कोई जवाब नहीं है। मगर आज सच्चाई ये है कि प्रदेश की जनता इस सरकार से दुखी है। और आज आप क्राइम का रेशो देख लीजिए, मेरे हिसाब से कोई इस मुद्दे को उठा ही नहीं रहा। बहुत गंभीर विषय है। हरियाणा आज जो क्राइम के अंदर हर रोज दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं गोलियां चल रही हैं, कोर्टों के अंदर जाकर के फायरिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। क्या बीजेपी अकेले सत्ता में? एक मैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करने से पहले कि हम आज के दिन जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के सामने सभी विपक्षी दलों को मुद्दों के आधार पर राजनीति करनी। हम एक दूसरे से ना लड़ करके मुद्दों के आधार पर सरकार से लड़े, क्योंकि सरकार से नहीं लड़ेंगे तो प्रदेश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज जरूरत है पानी की लड़ाई, आज जरूरत है प्रदेश को व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए। ये लोग तो मेरे हिसाब से तो प्रदेश सरकार जो हरियाणा से चल ही नहीं रही, ये तो चली दिल्ली से रही है। और कौन चला रहे हैं आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आज टोटल अफसरशाही हावी है। आपके यहां पर मैं कल परसों की वीडियो देख रहा था, जो डिप्टी स्पीकर है उसको अधिकारियों को कहना पड़ रहा है, यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की क्या हैसियत रहेगी इस सरकार के अंदर। ये बड़ी चिंता का विषय है। मैं वही कह रहा हूं भाई, जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो जनता के मत से चुनावा नुमाइंदा है, उसकी हैसियत बीजेपी ने खत्म कर दी। ये तो मुझे लगता है कि कोई और लोग ही चला रहे हैं। आप एकजुट होने की बात कर रहे हैं, जब भी जसपा की बात चलती है तो इनेलो सामने आ जाती है, इनेलो की बात चलती है तो जसपा सामने आ जाती है। तो क्या वो दो, मैं यही कह रहा हूं, मैं ये हमको ये खबर चलेगी तो मेरी पुरानी पीछी सारी कही हुई बातों को आप भूल जाओगे, और जो ये बात सवाल आपने पूछा यही चलेगा, क्योंकि इसके अंदर मसाला ज्यादा है मगर इसमें दम नहीं है। पेच कहां फंसा हुआ है? कोई पेच नहीं है। ये इस बात को, चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। प्रदेश की जनता को आज क्या चाहिए, इनेलो और जेजेपी के बीच में क्या चल रहा है, इसको प्रदेश की जनता से कोई लाभ नहीं होगा। किसने क्या कहा, मुंह से क्या कड़वा बोला, जो जैसा बोला वो अपना भरेगा। इससे प्रदेश की जनता का क्या भला है कि मैंने किसी के बारे में क्या बोला और किसी ने मेरे बारे में क्या बोला। प्रदेश की जनता का भला तब है जब प्रदेश की जनता के हित के मुद्दे उठे। आपने बहुत पैसा दिया था, खूब काम करवाया, जब मौका मिलेगा उसका आपको मतलब वोट नहीं मिला, क्या काम था? ये तो जनता प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक मंदिर है। मंदिर में जब आप जाते हो तो आप मांगते हो, कई बार मिलता है कई बार नहीं मिलता, मगर आप अपने कर्म पे तो टिके रहते हो ना। हमारा कर्म है करना। कमी कहाँ रहेगी? कमी हमारे में रही होगी, जनता में तो कमी नहीं थी। जनता ने हमें बनाया, हमारी हैसियत से ज्यादा हमें दिया, और फिर दे देगी जनता से। हम मांगेंगे जाके, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, कमियों को दूर करेंगे, और जनता से जो हमारी कोई नाराजगी है उसको जब दूर कर लेंगे तो जनता फिर देगी। कार्यकर्ता नाराज थे सर, अब वो वापिस जेजेपी मारने लग रहे हैं, इसको क्या? ये सकारात्मक, हाँ ये बात आपने अच्छी पूछी कि नए लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और मुझे खुशी है जहां भी हम जा रहे हैं, जो लोग भूले भटके, वो ये रोहतक वाले थापी अच्छी मारा करते तो इनने हमारे कुछ लोग बहका लिए, अब वो सब लोग वापस आ रहे हैं, और मुझे सारे रोहतक के अंदर नया कार्यालय खुला, वहाँ पर बैनर लगाया गया। हाँ जी, रोहतक के अंदर नया कार्यालय जी, वहाँ पर एक बैनर लगाया गया, ऊपर स्टॉल लगा जी, फोटो लगाया गया जी। अध्यक्ष जी ने उसका इतराज जताया, कहा कि हम उसको नहीं लगाएंगे। मैं फिर वही कह रहा हूँ, अब सारी बात को ले जाकर के आप उसी पे मोड़ दोगे, और कल जो बाकी काम की खबर है चलेगी नहीं, तो लोग ये कहेंगे
कि ये जो जेजेपी वाले हैं इनके पास और कोई बात ही नहीं है, और जब आप उनसे पूछोगे तो लोग ये कहेंगे उनके पास भी दूसरी कोई बात नहीं है। और सच्चाई ये है कि ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे यार, वो अलग बात है। आज प्रदेश के हित का मुद्दा जो है, प्रदेश का मुद्दा क्या है, प्रदेश, क्योंकि इन बातों से प्रदेश की जनता का कोई भला नहीं होगा। दिग्विजय जी, एक तरफ तो उनकी कुछ हो रही है, डीएनए को थोड़ी बदल सकते हो आप। दूसरी तरफ वो तिरंगा यात्रा निकाले, वो क्या लॉजिक है? तिरंगा मैंने आपको बता दिया कि आप किसी के अंदर को नहीं बदल सकते। जो बचपन से उनने सीखा है, उनके मन का भाव क्या है, उसको कैसे बदल सकते हो आप? हो सकता है बीजेपी के अंदर भी अच्छे लोग हों, बीजेपी के अंदर भी बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, मगर कई बार आपके अंदर जो जहर की तरह डाल दिया गया है वो कभी तो जवान पे आ जाएगा ना। जब ऐसा मौका होएगा तो जवान पे फिसल जाएगा। अब ये जो वो कहाँ के मंत्री ने जो कहा है मध्य प्रदेश को, कितना अनफॉर्चुनेट है कि कैसे हमारे आप मोरल डाउन कर रहे हो। महिला ऑफिसर जो बेचारी हौसला कर करके अपने घर बार को छोड़ करके, हमारे यहाँ कल्चर नहीं था, वो व्यवस्थित इस व्यवस्था को परिवर्तित कर रही है। और मोदी जी कह रहे हैं कि हम बेटियों को आगे बढ़ाएं, वहीं उनका मंत्री कह रहा है कि इस तरह की बात, तो ये अनफॉर्चुनेट है। और बीजेपी के अंदर ये कल्चर बहुत ज्यादा गहरी तरीके से ये जहर भर दिया गया है, और इसका खामियाजा आज नहीं आने वाली नस्ल को भुगतना होगा। तो इसलिए मैं देश की जनता, प्रदेश की जनता से कहूंगा कि इनके असली रंग रूप को पहचानें। दिग्विजय जी, जजपा ने वादा किया था कि युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का, हमने दिया जी, हमने तो कानून बना के दे दिया। अब उसके खिलाफ कुछ प्रभावित लोग, ज्यादातर उसके अंदर कांग्रेस के लोग हैं, वो लोग कोर्ट में चले गए और उन्होंने इस मामले को उठा दिया इंडस्ट्रीज के नाम से। जबकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज, मारुति से बड़ी तो कोई इंडस्ट्री नहीं है हरियाणा में। उनके डायरेक्टर ने कहा था कि हम खुश हैं 75% देने में। तो कोई इस तरह के लोग चले गए, कोर्ट से वो स्टे हो गया। अब स्टे हो गया तो अब माननीय अदालत ने फैसला करना है, वो आज हो कल हो जब भी हो। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश के लिए रोजगार की, सुनिश्चित रोजगार हमारे प्रदेश के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में करने की लड़ाई को हम अपने अंतिम दम तक लड़ेंगे, जब तक सांस है तब तक लड़ेंगे। आज पहले भी लड़ी, आगे भी लड़ेंगे। अब मगर क्योंकि कोर्ट में मामला है तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते।